इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. Transport of CO2 takes place by plasma and RBC by three ways, that is by plasma in solution form, number 2 by bicarbonate ions, and number 3 by red blood cells. रेड ब्लड सेल्स मतलब हीमोग्लोबिन, बाय हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन ये बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म ये हमने कंप्लीट किया है, बाय बाइकार्बोनेट आयन ये भी हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम बाय रेड ब्लड सेल्स लेंगे। जो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड। It is respiratory carrier. हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। तो ये 7%, ये 70% एंड ये हो गया 23%। 7% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा के द्वारा इन सोल्यूशन फॉर्म में होगा। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा होगा, एंड 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। तो हीमोग्लोबिन इट इज़ अ रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज़ रेस्पिरेटरी कैरियर, इट इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी। दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या फिर इसे बोलेंगे हम इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट और आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये है समझ लो हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक अमीनो ग्रुप रहता है। हीमोग्लोबिन में एक ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का एक जो अमीनो ग्रुप रहता है, उस अमीनो ग्रुप के साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, बाइंड होता है। देखिए अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पर रिएक्शन हो गई हीमोग्लोबिन प्लस CO2, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इज इक्वल टू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या हो गई, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसा होता है, हीमोग्लोबिन में एक जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है। यहाँ चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो एक अमीनो ग्रुप है उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गया, तो इससे बना एक कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका, फ्रॉम टिश्यू, ये टिश्यू है, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स।
टिश्यू में PpCO2 जो है, टिश्यू में PpCO2 हाई है, टिश्यू में PpCO2 हाई है, लेकिन लंग्स में PpCO2 क्या है, लो है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है, टिश्यू में PpCO2 हाई, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए टिश्यू में PpCO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कम है। जब ये जो CO2 है, यहाँ हो गया Hb प्लस CO2 इज इक्वल टू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये प्रोड्यूस होगा टिश्यू लेवल पर। कहाँ प्रोड्यूस होगा ये, टिश्यू लेवल पर। तो जब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जब ब्लड के द्वारा, थ्रू ब्लड, जब लंग्स में आएगा, समझ में आए ना, तो लंग्स में आने के बाद लंग्स में PpCO2 कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। किसका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का। समझ में आया ना, डिकम्पोजिशन हो जाएगा मतलब क्या होगा, लंग्स में Hb एंड CO2 इनका सेपरेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। लंग्स में आने तक हीमोग्लोबिन के साथ क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। जैसे ही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में लेके आया, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का लंग्स में क्या हो गया, लंग्स में डिकम्पोजिशन हो गया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन दोनों भी लंग्स में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में गया, एल्वियोलस में, कार्बन डाइऑक्साइड गया एल्वियोलस में, एंड ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कहाँ रहा, हीमोग्लोबिन ब्लड में रहा। समझ में आया। तो इस तरह से ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय red blood cells. In the red blood cells, that is RBCs, hemoglobin is present. Hemoglobin, it is a red colored pigment. It is a respiratory carrier because it play important role in the transport of oxygen. Its main role is in the transport of oxygen. Near about 97% oxygen is transported by hemoglobin, and it play role in the transport of carbon dioxide. Near about 23% of carbon dioxide is transported through hemoglobin. So carbon dioxide bind to amino group of hemoglobin. Carbon dioxide bind to amino group of hemoglobin and form a carbamino hemoglobin compound. This carbamino hemoglobin is an unstable compound. It is unstable compound, and it readily decomposes. It readily decomposes in lungs. In lungs. Why it is readily decomposes in lungs? Because in lungs PpCO2 is low. So due to low PpCO2 in lungs, carbamino hemoglobin decomposes, and then carbon dioxide is diffuses. Carbon dioxide is diffuses in the lungs through blood, and hemoglobin remains in the blood, that is inside the RBC. So this is all about transport of carbon dioxide by red blood cells. Respiration. Cellular respiration, it involved two steps. Number one is oxidation.
and number 2 is phosphorylation, oxidation and phosphorylation. So in the cellular respiration, complex organic food, in the cellular respiration, complex organic food is breakdown complex organic food breakdown into simple one. Complex organic food breakdown into simple one, and energy is generated in the form of ATP. Energy is generated in the form of ATP. What happened in the cellular respiration? Complex organic food or complex organic compound break down into simple organic compound, and energy is generated. That energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. ATP means adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So complex organic food may be C6H12O6, that is glucose, may be protein, it may be fats. So when this is a glucose, it is protein and it is fats. These are called as organic compound. These are organic compound because they produce inside the living organism. Their production takes place, their formation takes place inside the living organism, hence they are called as organic compounds. So we use this organic compound as our food. We use carbohydrate, we use protein, we use fats as our food. When that carbohydrate, protein and fats enter in our cell through blood, metabolism of this organic compound takes place. Metabolism of this organic compound takes place, that is, these organic compounds converts into simple one inside our cell with the help of some enzymes, and in the process of metabolism, high amount of heat energy, that is metabolic energy, is generated, and that energy is stored in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है सेल के अंदर होता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन है तो कहाँ होगा? सेल के अंदर. तो इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेकडाउन होते हैं, इनका कन्वर्शन होता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में. किस में कन्वर्शन होता है उनका? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सेल के अंदर होगा. इसे ही बोलेंगे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे हम? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें एक एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज़ हीट एनर्जी लिबरेट होती है. एंड वो जो एनर्जी है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है. कौन से फॉर्म में होती है वो एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में. इसके 2 स्टेप्स है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे. तो इसकी जो पहली स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पहली स्टेप कौन सी है? ऑक्सीडेशन. तो देखिए मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन रिमूव होना, इसी को बोलते ऑक्सीडेशन.
ऑक्सीडेशन में क्या होगा देखिए, हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, हेक्सोस शुगर है, प्लस 6O2। आप बोलेंगे ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? सेल में ऑक्सीजन गया ना, अभी तो हम वही पढ़ रहे थे, सेल में ऑक्सीजन गया, सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा ना हमने, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन में जो भी ऑक्सीजन आया है लंग्स में, लंग्स से ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में, टिश्यू में, बराबर है। तो सेल में ऑक्सीजन गया, और ये कार्बोहाइड्रेट तो सेल में है। हमने जो खाना खाया है, चावल रोटी में जो भी स्टार्च है, उसका कन्वर्शन इंटेस्टाइन में किस में हो गया है? ग्लूकोज में हो गया। वो ब्लड ने एब्जॉर्ब किया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, और ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया किसको? सेल को, टिश्यू को। तो ब्लड ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल को, ब्लड फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है सेल को। तो सेल के अंदर ये होता ही है कार्बोहाइड्रेट। अब ऑक्सीजन एंड ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। देखिए ऑक्सीडेशन हो गया। हम यहाँ देखेंगे तो हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ साथ दिखते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ साथ है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल साथ साथ नहीं दिखते। यहाँ पर साथ साथ थे, लेकिन यहाँ देखिए रिएक्टेंट में कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन थे वो हाइड्रोजन क्या हो गए? वो हाइड्रोजन रिमूव हो गए। वो हाइड्रोजन क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो ये है ऑक्सीडेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया तो सिंपल कंपाउंड्स कौन से बने? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लिबरेट होती है। वो जो एनर्जी है वो यहाँ हमें दिखती है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये पहली स्टेप हो गई। लेकिन अभी दूसरी स्टेप हम लेंगे तो हमें इस स्टेप का जो भी मीनिंग है वो समझ में आएगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, देखिए फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जैसे कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ कार्बन, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। समझ में आया ना। देखो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, हमने एग्जांपल ले लिया है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होते समय जो भी हीट एनर्जी लिबरेट होती है, तो वो हीट एनर्जी एक स्पेशल कंपाउंड में स्टोर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ATP में स्टोर होती है वो एनर्जी। समझ में आया ना। ATP क्या है? ATP जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP को एनर्जी कॉइन बोला जाता है। ATP को क्या बोला जाता है? एनर्जी कॉइन या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्योंकि अगर इस कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी है ना, कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी, जब भी हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब क्या है? इस कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी है। तो क्या हम चावल में है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है, रोटी में भी स्टार्च है, तो क्या हम चावल और चपाती ऐसे हाथ को लगा के रखेंगे, बॉडी को लगा के रखेंगे, तो क्या हमें एनर्जी आएंगी क्या? तो आप बोलेंगे अभी तो आपने बोला इसमें एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, लेकिन जब हम उसको खाएंगे उस स्टार्च का कन्वर्शन ग्लूकोज में होगा इंटेस्टाइन में, दैट इज़ अ डाइजेशन। फिर जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होगा
ब्लड में, दैट इज़ एब्सॉर्प्शन। समझ में आया? जब ब्लड उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? सेल, टिश्यू, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। सेल में जाने के बाद उसी ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया ना? जब सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तब उस ग्लूकोज से एनर्जी लिबरेट होगी। एनर्जी कौन से फॉर्म में होगी? हीट एनर्जी लिबरेट होगी, ऑक्सीडेटिव एनर्जी। वो एनर्जी होगी हीट के फॉर्म में होगी, लेकिन वो एनर्जी स्टोर्ड किस में होगी? एनर्जी स्टोर्ड होगी एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी स्टोर किस में होगी? एनर्जी स्टोर होगी एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि इसमें से जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो एनर्जी हमारी सेल यूज़ नहीं कर सकती डायरेक्ट। हमारी जो सेल है वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर सकती है? एटीपी के फॉर्म में अगर सेल को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, सेल को हम एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ही हमारी सेल एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी यूज़ कर सकती है। बाकी किसी भी फॉर्म में हमारी सेल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए इस एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी कॉइन या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आया? तो ये दूसरी जो स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, इसमें हमें क्या समझना है कि जो भी हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी कहाँ से लिबरेट हो गई? जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो हीट एनर्जी लिबरेट हो गई। दैट हीट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेशल बॉन्ड ऑफ एटीपी। एटीपी में जो स्पेशल बॉन्ड है उस बॉन्ड में हीट एनर्जी क्या हो गई? हीट एनर्जी स्टोर्ड हो गई। समझ में आया ना? यानी एटीपी जो है, एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी कॉइन ऑफ सेल। एटीपी को क्या बोलेंगे हम? एनर्जी कॉइन ऑफ सेल। यानी ये जो एटीपी है, एनर्जी इन एटीपी is used by cell for various vital activities। एटीपी में जो एनर्जी है वो एनर्जी सेल यूज़ करेगी। किसके लिए यूज़ करेगी? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़। वाइटल एक्टिविटीज़, सेल वाइटल एक्टिविटीज़ करती है। सेल को रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है ना? सेल को ग्लूकोज लेना है, फिर सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है। सेल को जीवित रहने के लिए, है ना, वाइटल एक्टिविटीज़ मतलब सेल को जीवित रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, दैट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज वाइटल एक्टिविटीज़। अब मुझे बताओ, एक आधी सेल डेड है तो क्या वो डेड सेल में ऑक्सीजन जाएगा? नहीं। डेड सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। तो सेल को जीवित रहना है तो उसको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो सेल जीवित होगी तो ही करेगी ना। लेकिन ये सब करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी सेल कौन से फॉर्म में यूज़ कर सकती है? सिर्फ एटीपी के फॉर्म में। बेटा, जैसे ही ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होंगी, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो कितनी एटीपी मॉलिक्यूल तैयार होती है? 38, है ना? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है ये सब? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन जो है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी लिबरेट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल को धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता है। समझ में आया ना? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी स्टोर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सेल को सप्लाई करेगा। जैसी लगती है, जितनी लगती है उतनी एटीपी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो हम ज़रा इसी को ले लेते हैं ना। फॉस्फोराइलेशन का मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिया है कि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी लिबरेट होगी, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन के लिए भी एनर्जी लगेगी, है ना। सेल में एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ में आया ना बेटा। तो देखिए इसके लिए एनर्जी लग रही है, मतलब वो हम क्या बोलेंगे उसको, जैसे हम डिपॉजिट करते हैं, है ना। यहाँ पर एनर्जी लगी है, मतलब जैसे डिपॉजिशन हुई है उस एनर्जी का। एनर्जी डिपॉजिट होगी तो भी तो एनर्जी लिबरेट होगी ना। मान लो इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत कम एटीपी लगती है, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन से इतनी एटीपी निकलेगी ना, आए ना समझ में। तो इसमें एक रिएक्शन हम लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ, ADP प्लस IP प्लस 7.3 किलो कैलोरी इज इक्वल टू ATP। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए ये एडेनाइन है। एडेनाइन क्या है? एडेनाइन एक नाइट्रोजनस बेस है। ये है शुगर, एडेनाइन प्लस शुगर, ये हो गया एडिनोसिन। एडेनाइन प्लस शुगर क्या हो गया? एडिनोसिन। इसको 3 फॉस्फेट अटैच रहते हैं, 1, 2 एंड 3, P, P एंड P। तो ये हो गया ट्राई फॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया मैंने, ATP। इसको क्या बोलेंगे हम? ATP। देखो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये पहला फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये जो बॉन्ड है ये है अल्फा बॉन्ड, समझ लेंगे। ये जो दूसरा बॉन्ड है ये बीटा बॉन्ड है। इस बॉन्ड को थोड़ा अलग तरीके से निकाला, इसको मैंने सीधे लाइन से निकाला, लेकिन इसको ऐसे बना दिया, ये है गैमा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये लूज बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, लूज बॉन्ड होता है, वीक तो नहीं बोलेंगे, लूज होता है ये बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। अब देखो ये बॉन्ड निकल गया, ये ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक फॉस्फेट यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो क्या हम अभी भी इसे ट्राइफॉस्फेट ही बोलेंगे क्या? क्योंकि अभी तो इसके पास 3 फॉस्फेट है ही नहीं। कितने फॉस्फेट है? 2। तो हम इसे टी की जगह, ट्राई की जगह पे क्या लेंगे हम? डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ लो। अब एक बॉन्ड में जोड़ देती हूँ, अभी देखिए मैंने जोड़ दिया। अब क्या बोलूँगी मैं इसको? ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड जुड़ता भी है, फॉर्मेशन भी होता है इस बॉन्ड का, उस बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होता है। तो बेटा ये बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी, यूज़ होगी, लेकिन ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी? लिबरेट होगी। जैसे देखो अब सेल में ATP भी होते हैं, सेल में ADP भी होते हैं। जब सेल ATP में जो एनर्जी है, सेल वो एनर्जी जब यूज करती है तो ATP का कन्वर्शन किस में हो गया? ADP में हो गया। जैसे अभी ये एक ATP है, सेल को ज़रूरत है एनर्जी की, तो सेल ने इस ATP को यूज़ किया, मतलब सेल ने इसमें एनर्जी जितनी है ना बेटा, 7.3 किलो कैलोरी, इसमें की एनर्जी सेल ने क्या की? यूज़ की। तो सेल में ये ATP जो था इसका कन्वर्शन किस में हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो सेल में ADP होते हैं, सेल में क्या होते हैं? ADP होते हैं। सेल में ADP भी होते हैं, सेल में ATP भी होते हैं। तो जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तो एनर्जी लिबरेट होगी। तो वो एनर्जी स्टोर करने के लिए सेल किसका यूज़ करेगी? ADP का। सेल किसका यूज़ करेगी? ADP का। तो देखिए ADP प्लस IP, IP का मतलब होता है इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट, जगह नहीं है यहाँ पर, दिखता नहीं बराबर। देखिए यहाँ पर लिखती मैं ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी कितनी लगेगी 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी इज इक्वल टू ATP। इसका मतलब समझ लीजिए, सेल में ADP भी रहती है, जैसे ATP रहती है वैसे ही सेल में ADP भी रहेंगी। सेल जब ATP में जो एनर्जी है वो यूज करेंगी तो ATP का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ADP में। तो सेल में जो ADP है, समझ लो ये ADP है, अब एनर्जी निकल रही, यहाँ से एनर्जी निकल रही, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लिबरेट हो रही। तो वो एनर्जी जो है हीट एनर्जी है, ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी, ये किस में स्टोर होंगी, ये होगी इस बॉन्ड में स्टोर। किस में स्टोर होगी, ये इस बॉन्ड में स्टोर। तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए ADP था, उसको क्या कनेक्ट कर दिया, क्या फॉस्फेट मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इस बॉन्ड में कितनी एनर्जी है 7.3 किलो कैलोरी, तो क्या बन गया ATP। तो हीट एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेशल बॉन्ड ऑफ ATP के स्पेशल बॉन्ड में हीट एनर्जी स्टोर होती है, हाँ, इज़ यूज बाय सेल, वो एनर्जी यूज़ कर सकती है सेल फॉर वेरियस वाइटल एक्टिविटीज़। अब ये एक ATP बनी, ऐसी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितनी ATP बनेगी, 38 ATP। सेल को ज़रूरत है एनर्जी की, सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत है तो सेल क्या करेंगी, ये ATP यूज़ करेंगी ना। तो क्या होगा फिर, सेल को एनर्जी यूज़ करना है तो ये ATP इज इक्वल टू, ATP का क्या होगा, ATP इज इक्वल टू ADP प्लस IP प्लस 7.3 किलो कैलोरी। सेल जब ATP यूज़ करेगी, ATP का यूज़ करेगी तो क्या सेपरेट होगा, ATP से एक फॉस्फेट निकल जाएगा। तो ATP से एक फॉस्फेट निकल गया मतलब ये बॉन्ड निकल गया, ये फॉस्फेट निकल गया, ये बॉन्ड निकल गया, फॉस्फेट मिला अपने को यहाँ पर, एक बॉन्ड निकल गया। तो ATP के पास कितने फॉस्फेट बचे, 2, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये बॉन्ड निकला तो कितनी एनर्जी मिली सेल को, 7.3 किलो कैलोरी, क्योंकि उस बॉन्ड में कितनी एनर्जी थी, 7.3 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कोई डिफ़िकल्टी?